हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञान असली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। आपके पेपर 1 के यूनिट 9 का ये टॉपिक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये गोल्स यूनाइटेड नेशंस द्वारा रखे गए थे और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमेशा इससे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते रहे हैं। अभी रिसेंट एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है इसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको गोल्स और टारगेट्स ये सारी चीज़ें अरेंज करना था। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस लेक्चर को। और ये हमारा ऐप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि आप जितना टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा बेहतर आप एग्जामिनेशन में करेंगे। और अब तो सीबीटी मोड में होने वाला है, तो आप टेस्ट दे के और अपने आप को एक्वेंट कर सकते हैं उस एटमॉस्फेयर में, ताकि आप वहाँ पर जाएं तो आपको दिक्कत ना हो। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। पेपर 1 यूनिट 9 पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का ये टॉपिक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स, यानी 8 गोल्स और 21 टारगेट्स इनके अंदर थे। यूनाइटेड नेशन द्वारा ये रखा गया था। यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर स्टेट थे, इन्होंने इसको अग्री किया था कि 2015 तक हम अचीव करेंगे, और ये साल 2000 में इसका न्यू रखा गया था, मतलब इनको इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ हुआ था? मिलेनियम समिट यूनाइटेड नेशंस का जो हुआ था सन 2000 में, उसमें इसको रखा गया था, जहाँ पर सभी 189 उन यूएन मेंबर स्टेट्स उस समय पे और एटलीस्ट 23 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कमिट किया था कि वो अचीव करेंगे इन गोल्स को 2015 तक। तो ये गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे गोल्स इसमें अचीव हुए और कई सारे अचीव नहीं हो पाए, और अचीव ना होने के बाद एक और पहल लिया गया, उसके बारे में हम अच्छे से विस्तार से बात करेंगे। पहले समझते हैं इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को। तो पहला गोल है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को मिटाना। उसमें 3 टारगेट्स। पहला टारगेट 1A, 1990 और 2015 के बीच प्रतिदिन $1.25 से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात आधा करना। तो इसका ये टारगेट था कि जो भी लोग $1.25 से कम एक दिन में कमाते हैं या फिर उसके ऊपर जीते हैं, उनके प्रपोर्शन को, उनके अनुपात को हम आधा कर दें, 50% कर दें ऐसे लोगों को, यानी कि इनके इनकम को बढ़ा दें हम। ये था। दूसरा था टारगेट कि महिलाओं और युवाओं को, यानी वुमेन और यंग पीपल को, हम पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभ्य कार्य प्राप्त करवाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो ऐसा काम हो जो कि एक रेस्पेक्टेबल हो, सोसाइटी में उसकी इज्जत हो। ऐसा ना हो कि कोई चोरी करने लगा या फिर कोई ठगी करने लगा, ऐसे काम ना हो। ऐसे काम हो जिनकी रेस्पेक्ट हो और जिससे सोसाइटी भी एक बेटर प्लेस बने, और फुल और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड किया जाए। ऐसा ना हो कि कुछ ही समय के लिए रोजगार मिले। कई बार ऐसा होता है कि साल के कुछ समय पर रोजगार मिलता है सीजन वाइज, और फिर वो बेरोजगार हो जाते हैं लोग, तो इसको हम कहते हैं सीजनड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा ना हो। तो ये टारगेट दूसरा था। तीसरा टारगेट था 1990 और 2015 के बीच जो है कि ऐसे लोगों के प्रपोर्शन को, अनुपात को हम आधा कर दें जो भूख से पीड़ित हैं, जिनकी भूख से मृत्यु भी हो जाती है। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना तक नहीं मिल पाता है, और इसी को हटाने के लिए ये गोल और ये टारगेट्स लाए गए थे। तो गोल मतलब ये पहला जो है जिसमें ये हेडिंग है, ये गोल हो गया, और टारगेट इनके अंदर आने वाले जो पॉइंट्स हैं वो हो गया। तो पहला गोल अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को मिटाना, और इसके लिए ये टारगेट्स थे। दूसरा हमारा जो गोल था वो था अचीविंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। और इसके बारे में अगर आपको पता हो तो हमारे NEP 1986 और 1992 में भी बात किया गया था यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। तो देखिए, इनका गोल मेन ये था और टारगेट इसके अंदर एक ही था, और ये था कि 2015 तक ये इंश्योर करना कि जितने बच्चे हैं हर जगह पे, चाहे वो बच्चा लड़का हो या लड़की हो, उनको एक प्राइमरी स्कूलिंग का फुल कोर्स तो अवेलेबल हो ही। इसका मतलब था कि ये सुनिश्चित करना कि 2015 तक हर जगह के बच्चे, लड़के और लड़कियां, समान रूप से प्राथमिक स्कूली शिक्षा को पूरा कोर्स पूरा करने में सक्षम होंगे। तो कम से कम यूनिवर्सली हम प्राइमरी एजुकेशन तो दे पाएँ, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन अगर हम देंगे तो उससे कम से कम बच्चा लिटरेट तो हो पाएगा। ऐसा ना हो कि बच्चा इलिटरेट हो जाए, अपने हिसाब किताब को, अपने नॉर्मल जीवन यापन करने के लिए जितने समझ की आवश्यकता है, जितने चीज़ों को जानने की आवश्यकता है, वो भी ना मिले। तो इस चीज़ को हटाने के लिए यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन का एक गोल रखा गया था, उसके अंदर ये एक ही टारगेट था। अगला गोल, तीसरे नंबर का गोल, जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, यानी कि महिलाओं को हम सशक्त बनाएं और लैंगिक समानता को बढ़ावा दें, इक्वालिटी को बढ़ावा दें, जहाँ पर
पुरुष हो या महिला हो, सबको समान अधिकार हो। तो इस जेंडर डिस्पैरिटी जो देखा गया, लैंगिक असमानता, ये पूरे विश्व में देखा जाता था। तो इसको मैक्सिमम हमारा ये टारगेट होना चाहिए था कि 2005 तक तो इसको ख़त्म कर ही दें, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पाए तो देखिए एजुकेशन के हर लेवल से 2015 तक तो बिल्कुल ख़त्म कर दें जेंडर डिस्पैरिटी। जबकि आज भी ये जेंडर डिस्पैरिटी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत हद तक ये कम हो चुका है। तो तीसरा गोल ये था जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। चौथा गोल बहुत इंपॉर्टेंट था और ये था चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी बाल मृत्यु दर को कम करना। तो पहले जब बच्चे पैदा होते थे तो बहुत सारा उनके साथ दुर्घटना हो जाता था, जैसे गलत उपकरण या फिर गंदे उपकरण यूज करने की वजह से, गंदे इक्विपमेंट्स यूज करने की वजह से उनको कई बार इन्फेक्शन हो जाता था। और उस समय पे इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो गाँव में गंदे पानी को कंज्यूम करने से या फिर दूषित खाना को खाने से ऐसा कुछ हो जाता था जिससे जो बच्चे हैं वो जीवित नहीं रह पाते थे, या फिर कई बार वो भूखमरी से कुपोषित रह जाते थे। तो इसीलिए टारगेट और ये गोल रखा गया, चौथा गोल, और ये टारगेट 4 है, इसमें भी एक ही टारगेट था कि ऐसे मृत्यु दर जो बाल मृत्यु दर है, जहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होने के कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे को 2/3 कर देना, 2/3 कम कर देना। 1990 से 2015 के बीच जो है ये अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात हो रहा है, यानी कि 5 साल से कम के बच्चों के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। फिर इसी से रिलेटेड पांचवा गोल है और वो है मातृ स्वास्थ्य में सुधार, तो यानी इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। इसमें यह था कि 1990 से 2015 के बीच जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है इसको कम करना, जहाँ पर जो मातृ मृत्यु अनुपात है इसको 3/4 कम करने का लक्ष्य किया गया, 3/4, है ना, 4 में से तीसरा हिस्सा। क्योंकि उस समय पे जच्चा बच्चा यानी कि जो चाइल्ड थी और जो मदर थी, दोनों को ही खतरा होता था। अगर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो ज़रूर जो बैक्टीरिया है वो अटैक कर जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता था कि वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं होता था, अच्छी जगहों पर ये सारी सुविधाएं थीं, लेकिन गाँव में और दूर दराज इलाकों में, रिमोट एरियाज़ में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। हेल्थ केयर सिस्टम जो है उतना सही नहीं था और इसी वजह से ये टारगेट्स इंपॉर्टेंट थे। फिर दूसरा टारगेट जो मैटरनल हेल्थ वाला गोल का है वो था अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ बाई 2015, यानी 2015 तक प्रजनन स्वास्थ्य तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना। इसके लिए WHO ने भी बहुत काम किया है ताकि सभी तक कम से कम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अच्छी जानकारी पहुंचे, सभी लोग जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करें, सेफ सेक्स को बढ़ावा देना इसका जो है लक्ष्य था। तो टारगेट 5B कहता है यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एटलीस्ट वो सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए वो अवेलेबल हों। तो चौथा चाइल्ड मोर्टेलिटी और पांचवा मैटरनल हेल्थ। अब छठे गोल पे चलते हैं। तो कॉम्बेटिंग HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेज, यानी HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से मुकाबला करना, उनसे लड़ना, ये गोल रखा गया, छठा गोल। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जहाँ पर जो इंसान की इम्यूनिटी है वही उसके खिलाफ काम करने लगती है। इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ भी बोलते हैं। तो इसका जो टारगेट 6A था वो था कि 2015 तक HIV, एड्स के प्रसार को रोकें, जो ये फैल रहा है बहुत तेज़ी से, इसको रोकें और इसको उलटना शुरू करें। मतलब ये जो नंबर है ना, पहले तो इसको फैलने से रोकें और इसके बाद इसको उल्टा करना शुरू करें, यानी ये कम करना भी स्टार्ट किया जाए। फिर दूसरा टारगेट रखा गया कि 2010 तक यूनिवर्सल एक्सेस हो, जो HIV, एड्स का ट्रीटमेंट है वो सभी तक पहुँच सके, इसकी पहुंच बढ़ाई जाए, इसके उपचार को सार्वभौमिक तरीके से उपलब्ध कराया जाए। ये 6B का टारगेट था। और 6C था कि 2015 तक मलेरिया और अन्य प्रमुख बीमारियों की घटनाओं को रोकना और इसको भी उलटना। तो जितने भी मलेरिया या फिर जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं, तो जो भी मच्छर जनित रोग हैं, या फिर जितने भी बाकी सारे डिजीज़ेज जैसे टाइफॉइड हो गया, पीलिया हो गया, ऐसे डिजीज़ेज को रोका जाए और उनको उल्टा जाए। तो ये टारगेट 6C था। तो यानी कि जो छठा गोल है वो मेनली डिजीज़ेज़ के बारे में, बीमारियों के बारे में बात करता है कि कैसे उससे हम लड़ सकते हैं। सातवां गोल एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि पर्यावरण में हम कैसे बैलेंस क्रिएट करें, कैसे हम स्थिरता को सुनिश्चित करें, ये लक्ष्य था सातवें गोल का। सातवें गोल का जो लक्ष्य 7A, यानी कि जो टारगेट 7A था, इसमें 4 टारगेट थे। तो वो था सतत विकास के सिद्धांतों को देश की नीतियों और कार्यक्रमों में एकीकृत करना और पर्यावरणीय संसाधनों को नुकसान को उलटना। यानी कि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं ना, वो हमारे पॉलिसीज़ में आने चाहिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स इस पे ध्यान दें
और ऐसे प्रोग्राम बनाएं ताकि हम इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को जो गंवा चुके हैं, जो उनको ओवर एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, वो कमी जो है वो भरपाई कर सकें। दूसरा टारगेट था कि जो हमारी जैव विविधता है उसमें जो कमी आई है, जो रिडक्शन हुआ है, उसको हम बढ़ाएं और 2010 तक इस टारगेट को अचीव करें ताकि जो रेट ऑफ लॉस है इसको रिड्यूस किया जा सके। यानी कि जो दर है ना ये खोने का, बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा था क्योंकि जो हमारा पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा था और हम ऐसे स्पीसीज़ के इलाके में जा रहे थे जिनसे वो एंडेंजर्ड होते जा रहे थे और कई बार तो विलुप्त होते जा रहे थे। तो टारगेट 7C बात करता है ऐसे लोगों के अनुपात को कम करना जिनके पास स्वच्छ पानी पीने का ना हो और या फिर बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटी उनके पास ना हो, जैसे टॉयलेट ना होना, जैसे हैंड वॉश का ना होना, और उनको बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटी ना होने की वजह से कई सारे बीमारी जैसे टाइफॉइड जैसे बीमारियों से जूझना पड़ता है। तो ऐसे पॉपुलेशन को आधा कर देना 2015 तक, ये लक्ष्य रखा गया। और जो चौथा टारगेट था हमारे 7th गोल का, इसमें टारगेट ये रखा गया कि कम से कम 100 मिलियन जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उन लोगों के जीवन में सुधार आ सके 2020 तक, है ना। तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आए ऐसे झुग्गी झोपड़ी रहने वाले लोगों के जीवन में। तो ये टारगेट 7D में रखा गया। तो यानी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और बेटर लिविंग के रिलेटेड जो बातें की गई वो 7th गोल में की गई। और 8वां और आखिरी गोल जो हमारा था वो था डेवलपिंग अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना। यानी पूरे विश्व को एक साथ मिल के आना होगा ताकि डेवलपमेंट है वो बेटर हो सके। तो पहला टारगेट था कि एक ओपन रूल बेस्ड प्रेडिक्टेबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेडिंग और फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप किया जाए जिसमें किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, जो एक ओपन सिस्टम पे आधारित हो, जहाँ पर रूल्स हो, सभी लोगों को उन रूल्स को फॉलो करना होगा, जहाँ पर किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, व्यापार में किसी भी तरीके का ना किसी को टारगेट किया जाए, ना फेवरेटिज्म हो, और एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम हम विकास करें उसका ताकि सबको फ़ायदा हो। फिर अगला लक्ष्य जो 8B था वो अल्प विकसित देशों के बारे में बात करता है, यानी ऐसे कम डेवलप्ड कंट्रीज़ जिनमें कुछ स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है जहाँ पर, और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करने के लिए जो डेवलप्ड नेशन है या फिर मॉडरेटली डेवलप्ड नेशन है वो साथ आके उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। फिर टारगेट 8C बात करता है जो लैंड लॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, उनके जो नीड्स हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसके बारे में। तो लैंड लॉक कंट्रीज़ क्या होती हैं, जैसे कजाकिस्तान है ना, तो वो क्या लैंड लॉक कंट्री है। इसका मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से ज़मीन है, लैंड है, ठीक है। देखिए इधर भी लैंड हो, इधर भी लैंड हो, इधर जैसे हमारा इंडिया है, तो हमारे इंडिया में क्या है कि इधर जो है अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशन है, इधर बे ऑफ बंगाल है, तो यानी तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। लेकिन कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो लैंड लॉक्ड होते हैं, तो मतलब चारों तरफ इधर भी भूमि इधर भी भूमि, तो उनके पास ट्रेड का जो रूट है वो किसी और कंट्री से होके जाता है और कई बार वो कंट्रीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, तो उसको हम कहते हैं लैंड लॉक कंट्रीज़। तो ऐसे कंट्रीज़ का हेल्प करना जो लैंड लॉक्ड हो। फिर जो छोटे आइलैंड वाले स्टेट्स या फिर कंट्रीज़ हैं ना जो एक आइलैंड पे बेस्ड हैं, फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा मालदीव्स, अभी बहुत चर्चा में रहा ये। तो ये मालदीव्स जो है वो एक बहुत छोटा आइलैंड स्टेट है या फिर आइलैंड कंट्री है। तो इस टाइप के कंट्रीज़ को हेल्प करना जो है 8C में बात किया गया था, उनकी ज़रूरतों को देखना। फिर 8D में बात किया गया कि जो भी ये कर्ज से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जूझ रही हैं, जैसे अभी श्रीलंका जो है वो काफ़ी डेट चाइना से ले चुका था, बहुत सारा कर्ज ले चुका था, और हम्बनटोटा जैसे पोर्ट भी उसने चाइना को लीज़ पे दे दिया है 100 सालों के लिए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद उसके यहाँ बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी आ गया। आपने देखा था कि कैसे वहाँ प्रेसिडेंट हाउस में आम लोग घुस गए थे, कितना सारा प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे। तो ऐसे कंट्रीज़ से डील करने के लिए और ऐसे कंट्रीज़ के प्रॉब्लम को समझने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो तरीके हैं उनको अपनाना और ऐसे कंट्रीज़ को कम ब्याज दर पे इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करना ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो ये टारगेट 8D में इसके बारे में बात किया गया। फिर टारगेट 8E, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ मिल के हम कम पैसे में जो दवाइयाँ हैं, जो ड्रग्स हैं, उनको अवेलेबल कराएं ऐसे विकासशील देशों में, यानी ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में। और इंडिया तो ये बहुत करता है, इंडिया दवाइयों को कम से कम रेट्स में पूरे दुनिया में अवेलेबल कराता है। और वैक्सीनेशन के टाइम पे भी दुनिया ने देखा इंडिया कितना दरिया दिली दिखाता है कि अपने यहाँ भी वैक्सीन्स लग रहे थे, साथ ही साथ जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ भी हम वैक्सीन्स के बहुत सारे लॉट्स भेज रहे थे। फिर टारगेट 8F में बात किया गया कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, जो निजी हमारा सेक्टर है उसके साथ मिलके
नई नई टेक्नोलॉजीज़, नए नए जो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो हम निजी क्षेत्र के सहयोग से विकसित करें और उसको उपलब्ध कराएं, ताकि सबका विकास हो सके और सब तक ये टेक्नोलॉजीज़ पहुँचे और कोई पीछे ना रह जाए इन सभी चीज़ों के दौर में, जहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में प्रौद्योगिकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें 8 गोल्स और 21 टारगेट्स को हमने डिस्कस किया। और अब बहुत सारी डेवलपमेंट के बाद भी इसमें कमी रह गई, यानी जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कई सारे गोल्स अचीव नहीं हो पाए। बहुत सारे गोल्स ऐसे रहे जिनमें कुछ अचीवमेंट तो देखने को मिला, फिर भी उसमें 100% जो सक्सेस रेट है वो नहीं मिला। और इसीलिए हमने 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को विकास किया, उसको विकसित किया, यानी उसको 2030 तक अचीव करने का लक्ष्य रखा गया। तो जो MDG हैं उन्होंने एक स्टेज क्रिएट कर दिया, एक नींव तैयार कर दिया। अब इसके ऊपर जो बिल्डिंग बनाने का काम था वो SDG को करना था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे। तो MDG ने 2015 में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने के लिए मंच तैयार किया, जिसने MDG पर निर्माण किया और एजेंडा को 17 लक्ष्यों तक विस्तारित किया। मतलब जो 8 गोल्स का जो हमारा एजेंडा था ना, इसको बढ़ा के 17 गोल कर दिया गया। जो हमारे 21 टारगेट थे इसको बढ़ा के 169 टारगेट्स कर दिए गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे डेवलपमेंट हुए और ऐसे हमने ट्रांजिशन किया, बदलाव किया। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ मूव किया। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एम है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, यानी कि बहुत व्यापक तौर पे कवरेज करना। बहुत सारे पहलू ऐसे जो छूट गए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करना छूट गया था, जैसे कि आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनक्वालिटी के बारे में बात करना छूट गया था, नवाचार के बारे में, और जो सस्टेनेबल कंजम्पशन है जिसमें हम बैलेंस्ड वे में कंज्यूम करें, ओवर कंज्यूम भी ना करें, ओवर एक्सप्लॉइट भी ना करें, ये सारी बातें करने को रह गई थी जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पूरा किया गया। तो अगर हम देखें तो देखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं हम सभी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। और अगले वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ही डिस्कस करेंगे। और देखिए, अगर बात करूं मैं MDG की, तो फिर से एक बार यहाँ पर आपका रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए, सन 2000 में इनको डेवलप किया गया UN द्वारा, और बहुत सारे डेवलपमेंट टारगेट्स थे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के, जिनको मिला के इनको बनाया गया। इनके कुछ मेजरेबल टारगेट्स रखे गए, है ना, मेजरेबल टारगेट्स रखे गए, और ऐसे गोल्स रखे गए जिनको मीट करके पूरे दुनिया से हम भुखमरी, गरीबी, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड मोर्टेलिटी जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दे थे उनको हम इरेडिकेट कर सकें, उनको हम हटा सकें। फिर इनके इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के बारे में बात करें तो देखिए, नेशनल गवर्नमेंट्स के सपोर्ट से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सपोर्ट से इनको इम्प्लीमेंट किया गया, और इनके प्रोग्रेस को मॉनिटर किया गया एनुअल रिपोर्ट्स के द्वारा। ऐसे एनुअल रिपोर्ट्स जो साल में आते थे एक बार, उनके द्वारा UN सेक्रेटरी जनरल को दिए जाते थे, है ना। और डेटा कलेक्ट किया गया अलग अलग UN एजेंसीज द्वारा, जो कि इन रिपोर्ट्स को अच्छे से एनालाइज करती थी। फिर बहुत सारा चैलेंज भी आया, जैसे फंडिंग इनसफिशिएंट हो गया, फिर कई कंट्रीज थे वहाँ पर पॉलिटिकल विल नहीं था, है ना, यानी वहाँ के जो पॉलिटिक्स थी वो अलाउ नहीं कर रही थी उस चीज़ को। फिर बहुत सारे कंट्रीज़ में कुछ स्ट्रक्चरल इशूज़ भी आए, क्रिटिसिज्म भी हुआ कि देखिए, वन साइज़ फिट ऑल ऐसा तो होता नहीं है। और यहाँ पर गोल्स बना दिए गए थे, लेकिन क्योंकि कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं तो उनके नीड्स के हिसाब से ये सही नहीं बैठ रहा था कि एक ही चीज़ दे दिया गया सबके लिए। तो ये जो है कहीं ना कहीं इसका क्रिटिसिज्म हुआ। बहुत सारे गोल्स तो अचीव हुए, लेकिन बहुत सारे गोल्स बहुत एम्बिशियस थे, मतलब इनको अचीव कर पाना लगभग नामुमकिन था, बहुत अनरियलिस्टिक था कुछ रीजन्स के लिए। तो फिर अचीवमेंट और आउटकम्स देखें तो देखिए, बहुत नोटेबल प्रोग्रेस देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर, जैसे एक्सट्रीम पॉवर्टी वाला केस था, जहाँ पर अत्यधिक जो गरीबी और भुखमरी थी इसको कम किया गया। क्लीन वाटर का एक्सेस भी बढ़ा, प्राइमरी स्कूल का एनरोलमेंट रेट भी बढ़ा। तो ये सारे जो है सक्सेस रहे, लेकिन अनइवन रहा जो प्रोग्रेस है वो। जैसे कुछ सब सहारन कंट्री जैसे अफ्रीका था, उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे थे जो कि लैग किए। फिर MDG ने हेल्प किया ग्लोबल अवेयरनेस को बढ़ाने में, जो वैश्विक स्तर पर अवेयरनेस नहीं था उसको बढ़ाने के लिए, पॉवर्टी के बारे में लोग जानने लगे, और ये सारी चीज़ें मिल के कहीं ना कहीं एक बेटर वर्ल्ड बनाने में हेल्प करी। फिर हमने ट्रांजिशन लिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तरफ। MDGs ने जो
स्टेज सेट किया था, उसके ऊपर हमने बिल्ड अपॉन किया और अभी वही चल रहा है। 2030 तक का लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें 17 गोल्स और 169 टारगेट्स हैं। तो इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो और बहुत सारी जानकारी मिली हो। इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप हमारे बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो पेपर 1 के लिए 999 और पेपर 2 एजुकेशन के लिए 3499। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं अगस्त सितंबर बैच के लिए तो ओनली 999 में आपको पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन दोनों मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और वहाँ जाके आप फ्रीली मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।